रेडी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, अब जिस भी समय पर आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुशल राज मिश्रा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आपके लिए लेके आ चुका हूँ बेटा पी ब्लॉक का वन शॉट। अच्छा, ये सेशन तुम्हारे लिए बेटा बहुत पावर पैक सेशन रहने वाला है। उसके पीछे का कारण मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस सेशन में, क्योंकि देखो पी ब्लॉक के सिलेबस में से आपके रिएक्शन पार्ट तो हटा दिया है, लेकिन ट्रेंड्स आपको सारे आने चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कई बार कि एनटीए किस तरीके का गेम खेलता है हमारे एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री के सिलेबस में। उन्होंने कह दिया कि आपको सारे ट्रेंड्स आने चाहिए। भैया वो तो हम पहले आवर्त सारणी में भी पढ़ के आ रहे हैं, वो तो हमें वहां से भी आते हैं। तो अगर वो हमें वहां से आते हैं तो फिर यहाँ क्यों पढ़ने। अच्छा, यहाँ पर फिर हमें पर्टिकुलर ग्रुप वाइज पढ़ने होते हैं। तो यहाँ हम पी ब्लॉक को जो पढ़ने वाले हैं वो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब कि ये जो पूरा सेशन है वो आपका कुछ पीवाईक्यूज पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, कुछ जेई के क्वेश्चंस पे भी आपका एम्बेडेड होने वाला है। तो क्योंकि जेई मेन के पेपर हो चुके हैं, आप सबको मालूम है बेटा, नीट आने वाला है, तो सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन पी ब्लॉक के तो हमें देखने को मिल सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत मैं आपको ग्रुप्स के बारे में जानकारी दे दूंगा, किसके अंदर क्या होता है, कैसा होता है, इन चीजों के बारे में जानकारी लेते हुए फटाफट से समझते हुए। जैसे कि अपने पास होता है अक्रिय युग्म प्रभाव, उसके बारे में हमें विशेष तौर पर जानकारी होनी चाहिए। ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ेगा घटेगा, आयरन एंथैल्पी बढ़ेगी घटेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा, ये सारी चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए। इस बार जेई मेन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो जेई मेन के अंदर इस बार आपसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम बता दो क्या आएगा। आपसे पूछा बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, कौन सा क्रम इनमें से सिक्का गलत दिया हुआ है। इस तरीके के सवाल आपको दिए गए। जैसे 13वें वर्ग के अंदर जो है आपके पास काफी डिस्क्रिपेंसी होती है, तो उसके ऊपर आपके पास जो है बात करी गई थोड़ी बहुत। तो उस तरीके के क्वेश्चन, उस तरीके की जो बातें हैं वो मैं आपको एक बार डिटेल में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। उसके बाद फिर हम लोग बाय द क्वेश्चन हम इस पूरे के पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि हाँ यार, अगर मुझे आवर्त सारणी आती है तो मुझे ये चैप्टर भी अच्छे से आता है, मुझे अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक के तत्व होते कौन से हैं, लाओ बता दो फटाफट से। तो पी ब्लॉक के तत्व वो होते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन एन कोश के पी उपकोश में प्रवेश कर जाए, पी उपकोश में प्रवेश करे। ठीक है साहब, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो एनपी में प्रवेश करे, तब मैं उसे क्या कह सकता हूं, पी ब्लॉक का तत्व कह सकता हूं। अच्छा, इसके लिए कंडीशन दूसरी ये भी है कि एनएस पूर्ण पूरित होना चाहिए। एनएस क्या होना चाहिए, पूर्ण पूरित, तब वो पी के अंदर जा सकता है। ठीक, यानी कि अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लूं, इसकी बात कर लूं बेटा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अगर बात कर लूं, तो मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा NH2 NP 1 से 6 होता है। NH2 NP 1 से 6 होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी और एफ ब्लॉक की तरह कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती हैं, कोई अपवाद नहीं होते हैं, जो है जैसा है सीधा सच्चा वैसा ही होता है। ठीक है साहब, इसके बिहाफ पे अगर मैं इसके वर्ग की बात करूं तो ये वर्ग 13 से लेकर के 18 तक में होता है। ठीक है, वर्ग 13 हमारे पास जो होता है। अच्छा, इसके अगर मैं आपसे वर्ग निकालने की विधि पे भी अगर बात कर लूं, निकालने की विधि, तो आपको क्या करना है, हमेशा सुन लो, 10 प्लस एस व पी उपकोश में इलेक्ट्रॉन, पी उपकोश में इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो 13वें वर्ग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बोरोन फैमिली की अगर मैं बात करूँ, तो उसका जो विन्यास आएगा वो आएगा NH2NP1। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। सही है, तो अगर ऐसा करूंगा तो 2 + 1 3, 3 और 10 13, यानी कि वो 13वें वर्ग का है, सीधा पता लगा सकता हूं। तो वर्ग मेरे पास कौन से हो गए, 13 से लेके 18 तक के। अच्छा, इसके अंदर धातुएं भी होती हैं, इसके अंदर उपधातु भी होती हैं, और इसके अंदर अधातु भी होते हैं। ठीक है ना, जो आपके ठोस, लिक्विड, ठोस, द्रव, गैस, तीनों ही होते हैं इसके अंदर। ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, और गैस भी होती है, तीनों मिलेंगे आपको इसके अंदर। ये इसके बारे में जनरल बात है। ठीक है, ग्रुप से अगर हम बात कर लें कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो देखना जरा। 13वां वर्ग यहाँ ले लेंगे, 14वां वर्ग यहाँ ले लेंगे, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। मैं यहाँ पर जो शुरुआत कर रहा हूँ वो शुरुआत कर रहा हूँ दूसरे आवर्त से, क्योंकि पहले आवर्त में आता है हीलियम 18वें वर्ग में। इस 18वें वर्ग में, रुको जरा इसको अलग पेन से लिखता हूँ तुम्हारे लिए, है ना, इसको जरा अलग पेन से लिखता हूँ। 18वें वर्ग में प्रथम आवर्त, है ना, फर्स्ट आवर्त जो है उसके अंदर आपके पास हीलियम आता है। हीलियम को मैं इसमें कंसीडर नहीं करता हूं, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1s2।
हाँ, ये अपने गुणधर्मों के आधार पर जरूर 18वें वर्ग में रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि कौन सा तत्व, सुन लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कौन सा तत्व जो है आपका उसमें नहीं आना चाहिए 18वें वर्ग में, तो वो होगा हीलियम। ठीक है साहब। बाकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर दूसरे आवर्त से। किस आवर्त से बेटा? दूसरे आवर्त से। तो ये हमने बात कर ली आवर्त और आवर्त, यहां आ गया वर्ग ऊपर इस तरफ, है ना। तो आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त से चालू करेंगे, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें आ जाओ, तो यहां तो आ जाएगा पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। इधर आ जाएगा तुम्हारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेंटिनम, प्लम्बम। यहां जाएगा तुम्हारे पास 15वें ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबनम और बिस्मिथ। 16वें समूह में आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम। इधर आ जाएगा तुम्हारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। यहां तुम्हारे पास आ जाएंगे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये मेन है तुम्हारे लिए सारे सारे। ठीक है साहब। अगर मैं इसमें ट्रेंड की बात कर लूं कि भाई ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, तो उस पर बात कर लेते हैं फटाफट से, एक बार लगे तो। एक मिनट, इनके हम उस पर बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ की थी ताकि हमें परेशान। चलो, तो ये है भैया मेरे पास 5वें नंबर पे 5 6 7 8 9 और 10। 8 जोड़ दो, 18 17 16 15 14 13। ठीक है साहब। फिर से अब इसमें 18 जोड़ दो। कितने जोड़ दो? 18 जोड़ दो। तो 13 में 18 जोड़ोगे तो कितने आएंगे बोलो? 13 में 18 जोड़ोगे तो बोलो फटाफट से। 3 और 8 यार, ये आ गया तुम्हारे पास 31। ठीक है, 32, 33, 34, 35 और ये 36। फिर से 18 जोड़ दो, 54। फिर से 18 जोड़ोगे तो 54। सही है। उल्टे आ जाओ, 53, 52, 51, 50, 49। अब कितने जोड़ने? अब जोड़ेंगे इसमें 32। ठीक है ना, तो इसमें जोड़ो 32, ये आ जाएगा 86, 86, 85, 84, 83, 82 और 81। बिस्मथ के बारे में ध्यान रखना, अंतिम प्राकृतिक धातु है ये, अंतिम प्राकृतिक धातु। यानी इसके बाद जितनी भी धातुएं हैं वो सारी मैन मेड है, मानव निर्मित है बेटा। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है। अब सुन और समझ। यहां अगर मैं बात करूं सामान्यतः क्या होता है, बात कर रहा हूं सामान्यतः, है ना। सामान्यतः की अगर मैं बात करूं तो भैया अगर मैं इसमें परमाणु त्रिज्या की बात कर लूं, ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटेगी, वर्ग में बढ़ेगी। आयनन त्रिज्या, ओ आयनन एंथैल्पी, तो आयनन एंथैल्पी ध्यान रखो आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर के क्या होती है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर आर के व्युत्क्रमानुपाती है तो आवर्त में तो बढ़ेगी, ठीक है, और वर्ग में घटेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन बंधुता सेम पैटर्न पे चलती है ना, सेम पैटर्न पे चलती है। सेम पैटर्न चलती है मतलब आवर्त में बढ़ेगी, वर्ग में घटेगी। ऐसे ही विद्युत ऋणता सेम पैटर्न पे चलती है, फिर से आवर्त में बढ़ेगी और वर्ग में घटेगी। ये तो हुई सबसे पहली बात है। ठीक है, सामान्यतः बात कर रहे हैं, मैंने कुछ अलग से तुमको यहाँ गोली नहीं दी है बिल्कुल भी, ये मैंने आपसे सामान्यतः बात करी है भैया। ठीक है, अगर सामान्यतः बात कर रहे हो, सामान्य कंडीशन में यही होता है। अपवाद कैसे आते हैं अब उन पे बात कर लेते हैं फटाफट से। जैसे सबसे पहले 13वां वर्ग, महान भयानक ग्रुप है ये, बहुत भयानक है ये आदमी, ये वाला 13वां समूह बड़ा खतरनाक आदमी है। क्यों है उस पर बात करते हैं, देखना जरा। कि अगर मैं बात कर रहा हूं
13 ग्रुप के ऊपर, 13वें समूह के ऊपर, 13वें वर्ग के ऊपर। तो परमाणु त्रिज्या का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से भाई? अगर तुम वर्ग में चल रहे हो तो वर्ग में तुम्हारे पास होना चाहिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है साहब, ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है तुमसे। ये क्या है? एक्सपेक्टेड है कि ये होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये नहीं होता है। एक्सपेक्टेड है ये, लेकिन ये नहीं होता है साहब। ठीक है, तो ये क्रॉस कर दिया हमने, राइट। तो साहब एक्चुअल ऑर्डर क्या है? एक्चुअल क्या है जो वास्तविक है वो क्या है भैया? तो वो है आपके पास बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम बराबर है लगभग थैलियम के। सर ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा होने के पीछे जो कारण है वो कारण सीधा सीधा है भैया, इन दोनों के मध्य लगता है संक्रमण संकुचन बोल सकते हो, या आप डी ब्लॉक संकुचन भी उसे बोल सकते हो, हालांकि ऐसी कोई टर्म होती नहीं है, आप इसे डी ब्लॉक संकुचन भी कह सकते हो। उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पहली बात। और ये जो क्रम है ये परमाणु त्रिज्या का क्रम है, परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं आयनन ऊर्जा की बात करूं तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बोरॉन, गैलियम की ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से, फिर इंडियम और फिर ये ऑर्डर आ जाता है मेरे पास। ठीक है, ये ऑर्डर मेरे पास एक्चुअल किसका है? ये ऑर्डर मेरे पास एक्चुअल किसका है भैया? ये ऑर्डर मेरे पास एक्चुअल है आयनन एंथैल्पी का। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरा, इलेक्ट्रॉन बंधुता पे अगर मैं बात कर लूं तुमसे, तो बेटा ये तो 13वें वर्ग की बात हो गई है ना, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इस बार एनटीए ने जेई के अंदर भी ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए यहाँ से, इस जगह से, तो ये अच्छी जगह, अच्छी आपके सामने अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेंड है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो किस वजह से होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साहब, आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के केस बहुत देखने को मिलते हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन बंधुता के केस। इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक तो वर्ग 16 है ना, और दूसरा है मेरे पास वर्ग 17। डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको क्या याद रखना और क्यों होता है ये भी बता दे रहा हूं। वर्ग 16 में सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और उसके बाद ऑक्सीजन, यानी सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो ऑक्सीजन की होती है ना, इसके छोटे आकार के कारण। कारण क्या है इसका? छोटा आकार, छोटा आकार। ठीक है साहब, इसी प्रकार अगर मैं बात कर लूं आपसे, इसी प्रकार अगर मैं बात कर लूं आपसे वर्ग 17 में, तो वर्ग 17 में भैया क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, आपको जानकर हो सकता है आपको मालूम भी हो, हैरानी भी ना हो, है ना, कि इसकी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी आवर्त सारणी में, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता इन होल पीरियोडिक टेबल, पूरी की पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक अगर किसी की इलेक्ट्रॉन बंधुता है तो वो किसकी है बेटा? क्लोरीन की है। वो किसकी है बेटा? क्लोरीन की है। बोलो ध्यान रहेगा? पक्का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आयनन एंथैल्पी के बारे में भी थोड़ी सी बात। अच्छा, ये तो क्वेश्चन अभी जेईई मेन में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाले क्वेश्चन ये आपके जेईई मेन में अभी आए हुए हैं 2025 में, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये वाले क्वेश्चन जो हैं, ये जो क्वेश्चन परमाणु ऊर्जा आयनन एंथैल्पी वाले जो मैंने लिखे हैं, ये जेईई मेन में आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं आराम से। तो इनको आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि एनटीए ने पेपर लिया है, एनटीए ने पेपर बनाया है इस बार, और इस बार चेंज भी है कि आपके पास ऑप्शनल और क्वेश्चंस नहीं है। पहले तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑप्शन होते थे ना, कोई 50 में से 5 छोड़ देने और कोई भी आपको जो है सेक्शन बी में से कोई 5 छोड़ देना और 15 कर लेने। ठीक है, अब वो ऑप्शन नहीं है, अब 45 क्वेश्चन आएंगे, अपडेट आ चुका है, आपको मालूम है इस चीज के बारे में। ठीक है ना, तो क्योंकि एनटीए पेपर बनाता है तो भैया सेम सेम आपके सामने ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है, कोई दिक्कत बोलो? पक्का। आयरन एंथैल्पी पे बात करा लेता हूं एक बार तुमसे फटाफट से, आओ देखो। आयरन एंथैल्पी अक्सर आपके वर्ग के अंदर तो उतना काम नहीं करती, आवर्त में काम करती, जैसे बोरॉन है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयरन ऊर्जा बढ़ती है, ये सबको मालूम है। तो बढ़ती है तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है एक्चुअली में वो क्या आना चाहिए कि भाई ये कुछ इस तरीके का आ जाना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। सही ऑर्डर इसका क्या होता है बेटा? सही ऑर्डर इसका क्या होता है? ये एक्सपेक्टेड था,
आप लिखेंगे एक्चुअल क्या है, इसका वास्तविक क्या है। तो बेटा बोरॉन सबसे कम होता है मान लिया, ठीक है, उससे ज्यादा कार्बन का होता है मान लिया। अब नाइट्रोजन का उससे ज्यादा होता है और नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन का होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आता है यहां पर अब ऑक्सीजन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर कौन आता है, नाइट्रोजन, उसके बाद आता है फ्लोरीन और फिर सबसे ज्यादा आता है नियोन। सर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि O का मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p4, इसका है 2s2 2p3, अर्धपूरित विन्यास है बेटा। कैसा विन्यास है, अर्धपूरित विन्यास। लेकिन ये ध्यान रखना इतना भी ज्यादा नहीं हो जाता है कि तुम इसको फ्लोरीन से भी आगे कूदा दो। ये आपकी डिस्क्रिपेंसीज के अंदर देखने को मिलती है, यही वाला आपके लिए सही होता है। तो ये कुछ आपके इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज थी, थोड़ी थोड़ी अपवाद थे, जिसको आप अपवाद कहते हो, असल में अपवाद है नहीं, रीजन है इन सबके, ऐसा क्यों होता है ना। जैसे मैं आपको हर एक चीज का रीजन बता रहा हूँ क्या, कि यहाँ पर अर्धपूरित विन्यास है जो कि अधिक स्थायी होता है। अर्धपूरित विन्यास क्या होता है बेटा, अधिक स्थायी होता है ना। तो अगर ये अधिक स्थायी है तो आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि भैया एक स्थायी तत्व में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूँ, एक स्थायी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं किसी मान लो ऐसे 2p4 2p5 में से निकालूं तो फिर मुझे कम देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस। इसलिए ऑक्सीजन से कहाँ चला जाता है बेटा, आगे की तरफ चला जाता है, बाकी इसमें कोई और चेंज नहीं होता है। ठीक है साहब। अगली चीज जो तुम्हारे पास आती है वो आती है बेटा अक्रिय युग्म प्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अक्रिय युग्म प्रभाव, अब मैं इसको लिखूंगा IPE यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इससे आप कहेंगे बेटा IPE, है ना। और जब भी IPE आपको कहा जाएगा तो आपको समझ जाना है कि भैया यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव की बात हो रही है। देखो होता क्या है, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, कौन से संकुचन के कारण बेटा, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण तुम्हारे पास ये जो लास्ट वाले आपके आइटम है ना, कौन से, जो लास्ट वाले तुम्हारे पास आइटम है, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों, इन सब की ऑक्सीजन अवस्थाएं 2 से घट जाती हैं। कितने से घट जाती हैं, 2 से, सबकी घटती है, ये नहीं, अच्छा इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे, यहां तक भी कोई ऐसी खास मतलब नहीं है मुझे, यहां तक तो मतलब है टेलुरियम पोलोनियम, और मेनली तुमसे जो पूछे जाते हैं ना वो ये दोनों समवर्ग पूछे जाते हैं इसके। इस पर IP के क्वेश्चन बहुत बनते हैं 13वें और 14वें समूह के ऊपर, इतने ज्यादा बनते हैं इसकी हद नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 13वें और 14वें वर्ग के अंदर इंडियम थैलियम के बारे में, स्टेंटिनम प्लम्बम के बारे में, ठीक है ना, और कई बार स्टेबनम और बिस्मथ के बारे में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, खूब सारे सवाल, और ये आते हैं अल्टीमेटली अक्रिय युग्म प्रभाव के अंदर। तो अक्रिय युग्म प्रभाव होता क्या है उस पर ध्यान दो। अक्रिय युग्म प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो 5वें से 5th से 6th आवर्त में अगर आप जाओगे तो NH2 जो है युग्म होता है इलेक्ट्रॉन का, वो अक्रिय हो जाता है बेटा। क्यों, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। इसके कारण, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। तो लेंथेनॉइड संकुचन के कारण क्या होता है, यहां पर बात को समझना मेरी को, कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण आकार होगा छोटा। अगर आकार छोटा होगा तो S नाभिक के करीब पहुंच जाएगा, और जैसे ही S नाभिक के करीब पहुंचेगा बेटा वो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी तरफ। तो आकर्षण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि S वाले इलेक्ट्रॉन बाहर उसमें पार्ट ही नहीं लेते रिएक्शन में, बोले मैं तो नहीं ले रहा, तुम्हारे जैसे जो कर लो। तो इसलिए ये क्या हो जाता है बेटा, अक्रिय हो जाता है। और इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, यानी कि IPE कहते हैं, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको कहा जाता है। ठीक, तो जैसे इसकी वजह से मेन काम क्या होता है कि ऑक्सीकरण संख्या 2 अंक से कम हो जाती है, 2 अंक से कम हो जाती है ना। और मेनली हम बात करेंगे वर्ग 13, 14, 15 की, वर्ग 13, वर्ग 14 और वर्ग 15 की हम यहाँ पर बात करेंगे। वर्ग 13, 14, 15 में अगर मैं देखूं तो अंतिम मेरे पास जो तत्व है वो कौन कौन से, फटाफट उधर देखो, बनाया मैंने तुम्हारे लिए। सबसे पहले तो है IN और TL, इंडियम और थैलियम। सबसे पहले कौन सा है बेटा, इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पे बात करूंगा एक बार इंडियम की और एक बार बात करूंगा थैलियम की। वर्ग 14 में बताओ, स्टेंटिनम और प्लम्बम। यहां से तो इतने सवाल पूछता है SNPB से, तो अपचायक के बारे में, ऑक्सीकारक के बारे में, इनके ऑक्साइडों के बारे में, इनके जो हैं कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, कौन से स्थायी होते हैं, किस तरीके के होते हैं, इतने सवाल क्या बताऊं, हाइड्राइड कैसे बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास स्टेबनम और बिस्मथ।
अब अगर मैं आपसे बात करूं तो साहब वर्ग 13 की जो ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है वो है +3। वो कितनी है भैया? +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। थोड़ा अलग पेन से लिख लेते ताकि देखने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा अलग पेन से लिख लेते हैं। इसकी है साहब +3, इसकी है बेटा जी +4, इसकी है बेटा जी +5। मोटा मोटी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो इसका मतलब इसकी जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो तो है +3, इसकी है +4, इसकी है +5, लेकिन इनकी जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +1, +3, सॉरी +2 और +3। दो पॉइंट कम हो जाती है। कारण क्या है? अक्रिय प्रभाव के कारण। इसके कारण अक्रिय प्रभाव के कारण। अब आपसे एक ऐसा क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया जाए, मान लो जैसे देखो मैं यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन आपसे बात, अच्छा क्या PV+2 4 नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन ज्यादा स्थायी कौन सा है? तो PV+2 स्थायी है। मैं आपसे पूछ लूं PV+4 और PV+2 दोनों में से अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है? क्या दोनों में से अच्छा ऑक्सीकारक तुमको बताना है, ठीक है साहब? तो जैसे तुम अच्छे ऑक्सीकारक की तरफ जाओगे तो अच्छे ऑक्सीकारक की क्या डेफिनेशन होती है मुझे बताओ। अच्छे ऑक्सीकारक की डेफिनेशन होती है कि वो फटाफट से अपनी उस स्थायी ऑक्सीजन अवस्था में चला जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन लेकर के चाहे इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है साहब? तो +4 +2 में से अधिक ऑक्सीजन अवस्था स्थायी कौन सी है? +2, ठीक? तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन अगर लेगा नहीं तो सामने वाला ऑक्सीकृत होगा नहीं, सही है? लेकिन PV+4 क्या चाहता है कि मैं फटाफट से PV+2 में बदलूं। PV+4 क्या चाहता है? मैं फटाफट से PV+2 में बदलूं क्योंकि मैं वहां ज्यादा स्थायी हूं। इसका मतलब फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सामने वाले को ऑक्सीकृत कर देगा। ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा होगा? PV+4 होगा। कारण तुमसे कोई पूछ ले, IPE, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा अपचायक कौन सा होगा? तो ये वाले भाई साहब होंगे PV+2। समझ आई मेरी बात? ऐसे ध्यान रखो, SN+2 SN+4 कौन अधिक स्थायी? तो आपका आंसर होना चाहिए, सॉरी स्थायी तो SN+2 है ना? SN+4 है, सॉरी स्थायी कौन है? SN+4 और SN+2 क्या होगा? तो SN+2 अच्छा अपचायक हो सकता है ना? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देगा फटाफट से, तो सामने वाला ले लेगा तो SN+4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबका आंसर अपने पास कैसे निकल के आ सकता है? उसके स्थायित्व से निकल के आ सकता है। और लास्ट वाले ये जो 3 है तुम्हारे पास, ये जो 3 यहाँ पर बने हुए हैं, ये मैं तुमको बता देता हूँ। ये जो 3 तुम्हारे पास बने ना यहाँ पर, ये तीनों, इनके तो कई सारे सवालों का जवाब तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कि अक्रिय प्रभाव ही होगा, कई सारों का जवाब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो पी ब्लॉक में आपको मेनली ध्यान रखनी, ठीक है? अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि पिछली बार काफी सारे बच्चों की कंप्लेन थी मीन्स वाले लेक्चर में कि सर आपने क्वेश्चंस नहीं करा। तो देखो बच्चों मेरी बात सुनो, क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी मुझे शायद एक आधे लेक्चर के अंदर थोड़ा सा मैं अपन आएंगे तो मैं क्वेश्चंस भी उसके लेकर के आऊंगा, है ना? हालांकि क्योंकि उसमें रिएक्शंस है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ रिएजेंट्स आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे। आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उसके अंदर देखो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे जिन पे आपको बार बार क्या करना है? काम करना है ना? बार बार आपको उसके अंदर जो है अपना एफर्ट डालना है। तो रिएजेंट याद कर लो एक बार, रिएजेंट्स काफी सारे हैं, काफी जगह की रिएक्शंस यहाँ पर याद होती हैं आपको, तो आपको उस तरीके से काम करना है बेटा, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन और बात करते हैं फटाफट से। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया, नीट 2024 री एग्जामिनेशन जो हुआ था, है ना? नीट चॉइस री एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इसमें देखो सारे के सारे जो तत्व है ना वो तुम्हारे पी ब्लॉक के तत्व हैं, इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए पूछा जा सकता है। देखना जरा कि सूची 1 को सूची 2 से तुमको मिलान करना है साहब। क्वेश्चन देखना कि ठोस लवण को पतले H2SO4 के साथ यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाया जा रहा है, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये जो कंडीशन है ये आपकी दुर्बल समूह की कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास जो वो होता है ना अम्लीय मूलक, उन अम्लीय मूलकों के अंदर अपने पास 3 समूह होते हैं, एक तो होता है दुर्बल, एक होता है प्रबल और एक होता है सामान्य, ठीक है? तो ये जो है कंडीशन ये तुम्हारे दुर्बल समूह की है बेटा, ठीक है? इसकी है दुर्बल समूह की कंडीशन है। दुर्बल समूह में मेरे पास जो आयन होते हैं वो होते हैं नाइट्राइट, सल्फाइड और कार्बोनेट, और एक मेरे पास होता है यहाँ पर अपन बात करें सल्फाइट SO3-2, और एक कई बार यहाँ पर ऑक्सलेट भी लिखा जाता है। ये होते हैं मेरे पास, है ना? एसीटेट को कभी कभार इसमें लिखा जाता है तो कभी कभार प्रबल वाले में लिखा जाता है, वो अलग प्रकार की बात है। तो रंगहीन गैस का उत्फुलन, उत्फुलन मतलब कि CO2 का निकलना, कुल मिला के बात ये ध्यान रखो, तो A का सेकंड होना चाहिए। कार्बोनेट के अंदर होता है ऐसा रंगहीन गैस, कौन सी? रंगहीन गैस का बुदबुदाहट के साथ निकलना क्या होता है? सीधा सीधा कार्बोनेट होता है बेटा।
सड़े अंडे जैसी गंध। अब ये बड़ा खतरनाक काम कि साला सड़े अंडे जैसी गंध किसमें आती है, ध्यान रखना, सड़े अंडे जैसी गंध सल्फाइड में आती है, S-2 में, ये आ गया। सड़े अंडे गंध जैसी किसमें आती है बेटा, सल्फाइड में आती है। तीखी गंध वाली गैस कौन सी होती है, तो वो होती है सल्फाइड की, SO2 निकलती है बेटा। कौन सी निकलती है, SO2। और इसके बाद भूरी धुआं होती है NO2 की। भूरी धुआं किसकी होती है, NO2 की। तो देख लो, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1, ये रहा ऑप्शन नंबर A। आगे आंसर बोलो, पता होना चाहिए। अभी देखो ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है होने को, तो इसका क्वेश्चन है सॉल्ट एनालिसिस, 2024 में पूछा गया नीट में, लेकिन है पी ब्लॉक का क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी जो टेस्ट हैं ये हम पी ब्लॉक के सहायता से कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उसको लगता है कि 12वीं बच्चे ने चीजें पढ़ी हैं, उसने प्रैक्टिकल दिए हैं, उसको मालूम है कि कैसे करना है। बात समझ आ रही है ना मेरी, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे कुछ कैशन नहीं, कैशन नहीं बेटा, कुछ धनायन दिए गए। ये भी आपका नीट 2024 का ही सवाल है, नीट 24 का ही सवाल है। अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण का उपयोग करके, अब देखो अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण का उपयोग करना है, लेकिन ये सारे जो आयन है ना बेटा, ये तुम्हारे सबके सब किसके अंदर है, पी ब्लॉक के अंदर है। कोबाल्ट को छोड़ दो, देखिए बेरियम और मैग्नीशियम को छोड़ दो। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इन्हें 0 से 6 तक बढ़ते हुए समूह संख्या में व्यवस्थित करो। क्यों, क्योंकि इन सब की जो अभिक्रियाएं करी जाएंगी ना, वो सबके सब आपके सामने देखी जाएंगी कि भाई आपको सॉल्ट एनालिसिस कितना आता है, और अल्टीमेटली पी ब्लॉक के अंदर आता है, ध्यान रखना। क्योंकि पी ब्लॉक आपका वो ब्लॉक है जहां पर आप अलग अलग प्रकार की पीपीटियां, मतलब कि अवक्षेप, अलग अलग प्रकार के धुएं, अलग अलग प्रकार के रंग, इन सारी चीजों को देखते हो। तो मैं आपको देखो इसको देख के वैसे ही बता देता हूँ किस कौन सा किस में आएगा। एल्यूमिनियम आपका तीसरे वर्ग के अंदर आता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किसमें क्या आता है। 0 समूह के अंदर आपके पास NH4+ आता है ना, Na+ आता है और K+ आता है। प्रथम समूह के अंदर आपके पास Pb आता है +2, Hg भी आता है, Hg2+2 और As भी आता है ना, As आर्सेनिक है ना, +3। सेकंड के अंदर भी आपके पास Pb+2 आता है, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड के अंदर आपके पास जो है आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम आते हैं। फोर्थ में आपके पास निकल, कॉपर, जिंक और मैंगनीज, है ना। मेरी जानू कोबरा निकली ऐसे, ठीक है साहब। इसके बाद आपके सामने कोबरा निकली ना, तो ये NiCO आएगा यहाँ पे, कोबरा। पांचवें समूह के अंदर अगर बात करूं तो मेरे पास बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम आते हैं। और छठे समूह में अगर मैं बात कर लूं तो मेरे पास मैग्नीशियम आ जाता है। ये आपके सामने सीधा सीधा है। आपसे कभी पूछ ले जाएगा इनको अरेंजमेंट कैसे करते हैं, तो KSP के मान के आधार पर करते हैं बेटा इनको, KSP मान के आधार पर। तो आप एक चीज समझो कि कभी भी अगर आप एनालिसिस को पढ़ रहे हो ना, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ रहे हो, लवणों का गुणात्मक विश्लेषण पढ़ रहे हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें आपस में एक साथ पता होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये मान लो रियल केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने प्योर रसायन शास्त्र है बेटा, प्योर रसायन विज्ञान है, शुद्ध रसायन विज्ञान जिसे आप कह सकते हो। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है ना, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा गोचा करेगा ना, जो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो चलो भैया, 0 से लेके छठे तक बढ़ाना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि Cu+2 यहां आता है, सेकंड में आता है Cu, ठीक है साहब। चले बढ़ाएं, सबसे पहले आ जाएगा B, सबसे पहले क्या आ जाएगा B। उसके बाद थर्ड ग्रुप तो A, है ना। उसके बाद आपके पास कहां जाएगा बोलो, D आ जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट कहां आ रहा है, फोर्थ के अंदर आ रहा है। तो B के बाद A के बाद क्या जाएगा बेटा D। इसके बाद क्या आ जाएगा आपके सामने C, इसके बाद क्या आ जाएगा E। देखो जरा BADCE का है, BADCE ये, बोलो सही है कि नहीं है, फटाफट बोलो, बोलो सही है कि नहीं है। ये समझ में आई पक्का। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजा। अगले क्वेश्चन में अगर बात करूं तो मेरे पास है समूह 16 के तत्वों में से कौन सा -2 ऑक्सीजन अवस्था नहीं दिखाता। देख कितना लल्लू सवाल है ये, -2 ऑक्सीजन अवस्था कौन सा नहीं दिखाता। नीट 2024 का सवाल है, ये भी नीट 24 का सवाल है, कौन नहीं दिखाता बोलो। तो माइनस नहीं दिखाएगा इसके अंदर जो धातु होगा, तो क्या होगा, धातु होगा। मतलब उपधातु तक भी आएगा तो फिर वो क्या दिखा देगा, माइनस में दिखा सकता है, लेकिन धातु नहीं दिखाएगा। तो इन चारों में से धातु कौन है, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। तो ये दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है, ये बंदा नहीं दिखा सकता, पोलोनियम नहीं दिखा सकता है ना।
अब पोलोनियम की अगर मैं बात करूं तो पोलोनियम असल में एक उपधातु है। पोलोनियम क्या है बेटा, यहाँ पर एक उपधातु है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। ये एक उपधातु है लेकिन इसमें धात्विक लक्षण ज्यादा होते हैं, इसमें धात्विक लक्षण अधिक होते हैं। तो बेटा जहां पर धात्विक लक्षण अधिक हो गए वहां ऑटोमेटिक सी बात है कि वो धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था ही दिखाता है, धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीजन अंक अपन मान सकते हैं, वो दिखाएगा आपको सीधा सीधा। अच्छा दूसरी बात, इनको अपन चालकोजंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चालकोजंस। चालकोजंस उन्हें कहा जाता है जो अयस्कों के अंदर मिलते हैं। इनमें मिलते हैं, ऐसा हमने सुना होगा ना, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, इस वजह से इनको क्या कहते हैं बेटा, अपन चालकोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये +2 और +4 के अंदर एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना कभी पूछा जाए तो आपसे। ठीक है, किस किस में एग्जिस्ट करता है बेटा, +2 +4 में एग्जिस्ट करता है आपके साथ, ध्यान रखना इसके बारे में। आइए अगला क्वेश्चन, हाइड्राइड दे रखा है, हाइड्राइड का प्रकार दे रखा है, बड़ा लल्लू सा सवाल है एकदम, और ये है नीट 2023 मणिपुर का सवाल है बेटा, ये जहां तक मेरे को याद है, 2023 का सवाल है, कुल मिला के ध्यान रखो, ये है नीट 23 का सवाल है ये। तो सूची एक है हाइड्राइड, और हाइड्राइड का प्रकार आपसे पूछा गया है। तो NaH कैसा हाइड्राइड है भैया, तो NaH कैसा हाइड्राइड होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बता दो फटाफट से, बोलो। पता है, तो NaH होना चाहिए जी सीधा सीधा लवणीय यानी कि सॉल्ट। ठीक है साहब, अब सुनो, pH 3 कैसा होना चाहिए, फॉस्फीन जिसको आप कह रहे हो, फॉस्फीन जिसको आप कह रहे हो, बोलो। तो ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन समृद्ध, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उल्टा ज्यादा है इसके पास, कम नहीं है। एक लोन पेयर भी तो है फॉस्फोरस के पास। तो देखो जरा, A का सेकंड और B का 4 किसके अंदर आ रहा है, A का थर्ड B का 4 नहीं, A का फर्स्ट B का थर्ड नहीं, A का सेकंड B का 4 नहीं, A का सेकंड और B का 4, ये रहा, तो यही आंसर है। A का सेकंड, B का 4, C का 1 और D का 3। C का क्या जाएगा 1 और D का क्या जाएगा थर्ड, क्योंकि LaS 2.87, इसका क्या मतलब है कि भैया ये तो धात्विक ही होगा, ये धात्विक हाइड्राइड है तुम्हारे पास सीधा सीधा। सही है, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, सल्फर के ऑक्सो एसिड दे रखे हैं और बंद पूछे हैं तुमसे, क्या पूछे भैया, बंद पूछ लिए तुमसे। ठीक है, तो देखे जरा कैसे कर सकते हैं, बताओ जरा, देखिए मैं हट जाता हूँ साइड में, एक बार करके बताओ। या तो देखना, समझना, विचारना कि भैया नीट 2023 का सवाल फिर से आपके बिल्कुल काम के क्वेश्चन लाया हूं इस बार में, जहां तुम्हें समझ में आएगा। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए, आपको अगर पी ब्लॉक पढ़नी तो एनसीईआरटी पढ़ डालो, रट डालो ढंग से, है ना। आपके लिए रामबाण है भैया, रामबाण। क्या है रामबाण, एनसीईआरटी। सर अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो पुरानी एनसीईआरटी कबाड़ो कहीं से भी और पढ़ो, पुराने एनसीईआरटी कबाड़ो और पढ़ो कहीं से भी। ठीक है, आजा देख जरा, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, H2S2O8। सल्फ्यूरिक को कहा जाता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरस को कहा जाता है H2SO3, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास होता है भैया H2S2O7, ओलियम भी जिसे कहा जाता है। तो आ जाओ देख लो जरा, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें 2 तो SOH, 4 H डबल बॉन्ड और 1 SOOS बॉन्ड होना चाहिए। तो ये तो आएगा, ये थर्ड, ए का थर्ड किसमें आ रहा है, ए का थर्ड यहाँ, ए का थर्ड यहाँ, ए का 1 ए का 1, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये तो आ ही नहीं सकते, है ना। परऑक्सो जहां आप बोल रहे हो मतलब वहां परऑक्साइड बॉन्ड होना चाहिए, तो परऑक्साइड बंदा आ गया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है साहब, और पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो है H2S2O7, वो क्या है मेरे पास H2S2O7, इसके अंदर एक SOS बॉन्ड होना चाहिए, तो एक SOS बॉन्ड कहां, ये रहा। तो सी का फर्स्ट किसके अंदर आ रहा है इन दोनों में से, यहाँ पे सी का 2 आ रहा है, यहाँ पे सी का फर्स्ट आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये वाला आंसर है, खत्म हो गया। एलिमिनेशन करना तुम्हें आना ही चाहिए, अगर तुमको एलिमिनेशन करना नहीं आता है भैया तो भूल जाओ कि तुम कोई पेपर ढंग से दे सकते हो। सारे ऑप्शन कई बार याद नहीं होते, चलो हम तो टीचर, हमें याद होता है, हमें पता होता है कि भाई हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, क्या आपको याद होते हैं, नहीं होते। एलिमिनेशन इज द की, लिख देता हूं यहां, एलिमिनेट करना आना चाहिए, अगर एलिमिनेट करना नहीं आ पा रहा है तो लानत है रे तुम पे। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, बोलो। चलो, सबसे बड़ा आयन बनाने के लिए निकट है ना, निकटतम रे यार, निकटतम उत्कृष्ट गैस संरचना प्राप्त करने की अपेक्षा किस तत्व से की जाती है, किस तत्व से की जाती है। अब सबसे बड़ा क्या बनाना है, आयन बनाना है, रायन की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, आयन की बात हो रही है। तो ये तो बनाएगा F-, ये बनाएगा Na+, ठीक है।
ये बनाएगा n-3 और ये बनाएगा O-2। आवर्त सारणी का बड़ा सीधा सिंपल सा फंडा है कि यदि ऋणावेश का परिमाण बढ़ता है तो आकार बढ़ता है। आ जाओ, Na+ इसमें सबसे छोटा है, फिर F- है, फिर O-2 है, फिर n-3 है, मेरा आंसर आ जाएगा ये। खत्म हो गया। ये भी नीट अपना 23 का क्वेश्चन है। ये भी किसका क्वेश्चन है बेटा? नीट 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल था एकदम, आसान क्वेश्चन। अगला सूची 1 सूची 2 को मिलाना है सीधा सीधा, है ना। वर्ग 13-14 के वर्गों की यहाँ पर बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, वर्ग 13-14 की यहाँ पर बात हो रही है सीधी सीधी। इसका क्वेश्चन है 23 का, नीट 2023। हाँ जी, पहचानो क्या क्या होता है, लिखो, लिख के बताओ, कमेंट जरूर करना, मुझे बताना एक बार, है ना, क्या क्या होता है। सुनना, सबसे बात करूँ कोक, कुछ समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, तुम्हें भी ऐसा लगेगा, है ना, मुझे तो आ रहा है, मुझे तो पता है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो। पहली चीज, हीरा, ओहो, हीरे के अंदर सारे के सारे कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं। क्या होते हैं? sp3 संकरित होते हैं। साहब B का 1 होना चाहिए, पहली चीज तो। फुलरीन, फुलरीन की संरचना पिंजरे जैसी होती है, तुमको बता दो, बकमिस्टर फुलरीन एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, तो पिंजर समान अणु होते हैं। तो देखो जरा, बी का फर्स्ट और सी का 4 किसमें आ रहा है? बी का 1 सी का 4 नहीं है, बी का 4 है, सी का 1 है, गलत है। बी का 1 सी का 4, बी का 4 सी का 1, बी का 1 सी का 4। आ गया आंसर। क्या लगा इस आंसर को लाने में? बताओ, खुद सोचो एक बार कि तुम्हें 1 मिनट नहीं लगी और तुम्हारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह मालूम है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉरी, आपको मालूम है कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कथन दिए गए हैं भैया कि एक को आदर्शन ए के रूप में लेबल किया गया, दूसरे को रीजन आर के रूप में लेबल किया गया है। पहला कहता है हीलियम का उपयोग डाइविंग उपकरणों में ऑक्सीजन को पतला करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% सच्चाई है। आपने विलियन में पढ़ा भी होगा, जब हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो हम इसका इस्तेमाल वहां पर पढ़ते हैं, है ना। और हीलियम की O2 में उच्च घुलनशीलता होती है, सरासर गलत जवाब। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, एकदम क्लियर। ठीक है साहब, ये आपका सवाल था नीट 2022 का। 22 या 23 किसी एक का ही था, है नीट का ही, आप आराम से पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अच्छा सवाल है अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं कभी भी बोरेक्स को हीट करता हूं तो मेरे पास डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड बनकर तैयार होता है और साथ में सोडियम मेटाबोरेट बनता है बेटा, पानी निकल जाता है, मतलब यहाँ से जो बना है इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। मेटाबोरेट ये तब का काम है जब नीट 2 बार हो रहा था। नीट 2022 का है ये, फेज 2 तब का ही। हाँ, क्योंकि तब पी ब्लॉक जो है वो कोर्स में था, रिएक्शंस के साथ था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। आपको ध्यान रखना है, डायबोरोन ट्राइऑक्साइड कहाँ बन रहा है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। मतलब अगर मैं इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख दूं तो बैलेंस इक्वेशन इसकी आएगी B4O7, हीट कर दो इसे तो यह आ जाएगा B2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaBO2, ये आता है। ठीक है ना, ये इसकी इक्वेशन होती है बेटा, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखनी है। बोलो क्या कर पाओगे आराम से? चलो अगला क्वेश्चन भी शायद, हाँ ये उसी टाइम का 2022 का ही क्वेश्चन है। चलो, कौन सी प्रतिक्रिया नाइट्रिक एसिड के बड़े पैमाने पर औद्योगिक तैयारी का हिस्सा है? तो नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए अपन लोग एक इस वाली अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया का, है ना। जहां पर हम पहले NO बनाते हैं, फिर NO की रिएक्शन आगे NO2 में कन्वर्ट करते हैं, फिर NO2 को कन्वर्ट करते हैं उसका हाइड्रोलिसिस का H2O से अभिक्रिया करा के नाइट्रिक अम्ल में, तो ये वाली अभिक्रिया होती है। तो सीधी याद रखने वाली अभिक्रिया, हालांकि आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना अभिक्रियाओं को, अब आपसे नहीं पूछी जाती है, अब आपसे नहीं पूछी जाती है अभिक्रियाएं। ठीक है साहब। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको छोटा छोटा सा नजर आए, है ना, तो बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है बोरेक्स, है ना, ये लिखा हुआ है कर्नाइट, ये लिखा हुआ है ऑर्थोबोरिक अम्ल या ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये है बोरेक्स बीड, है ना, बोरेक्स बीड, बोरेक्स मन का जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है साहब, ये लिखा हुआ है आपका NaBO2, मैं लिख दे रहा हूँ सारी चीजें, परेशान नहीं होना है किसी को भी, है ना, कि तुम कमेंट करो सर ये वाला क्वेश्चन नजर नहीं आया, नजर नहीं आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। 4H2 H3BO3 लिखा हुआ है, ऑर्थोबोरिक अम्ल से कहा जाता है, और Na2B4 और O7.10H2। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन है आपका, फटाफट से आपको बताना है इसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। चलो
ये भी आपका नीट 22 का ही सवाल है, फेज 2 का ही सवाल है ना। चलो पता करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं बोरेक्स, तो बोरेक्स होता है Na2B4O7 10H2O, यानी ए का 4 आना चाहिए सबसे पहले तो। इसके बाद है करनाइट, क्या करनाइट, तो करनाइट जो है वो कहा जाता है इसको Na2B4O7 को, करनाइट किसे कहा जाता है Na2B4O7 को। फिर आता है ऑर्थोबोरिक अम्ल, तो वो कहा जाता है H3BO3 को। इसके बाद ये बचता है बोरेक्स बीट, तो बोरेक्स बीट तो इसी की होती है NaBO2, इसको सोडियम मेटाबोरेट भी बोलते हैं अपन, है ना, ये बताया था मैंने। तो देख लो ए का 4 होना चाहिए, बी का 2 और सी का 3 और डी का 1, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। बोलो बताओ सही है कि नहीं है। इस तरह एकदम लल्लू सवाल है, क्या ये इन क्वेश्चनों के अंदर, सही बात है ना, ऐसे ही थोड़ी मजे ले रहे हो। आओ आगे देखो, ओहो 2 कथन दिए गए, समूह 16 तत्वों के निम्नलिखित हाइड्राइड्स के क्वथनांक इस क्रम में बढ़ते हैं, तो ये कथन ही गलत है, क्योंकि H2O का क्वथनांक जो है ना, H2O का क्वथनांक जो है वो H2S से बहुत ज्यादा होता है H बंध के कारण, ठीक है, ये पहला ही गलत है। इन हाइड्राइड्स के क्वथनांक मोलर द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है साहब। तो ये असल में होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए ऐसे H2S H2O H2SE और H2TE, तो पहला ही गलत है, दूसरा भी गलत है, तो कथन एक कथन दो दोनों ही गलत है, सीधा सीधा, ठीक है। बोलो, ये 22 का फेज 1 का सवाल है। उस टाइम 2 बार हो रहे थे ना कोविड के टाइम पे, इसलिए तो उस तरीके के सवाल है ये, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। बोलो पक्का है, सुंदर बात है। अगला सवाल, निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसमें दी गई श्रृंखला निर्दिष्ट गुणों के अनुसार सख्ती से नहीं है, मतलब स्ट्रिक्टली वैसा सही नहीं है, वो बताना है आपको, ठीक है, वो आपको बताना है। तो पहला सुनो, CO2 SiO2 SnO2 PbO2 ऑक्सीकरण क्रम में वृद्धि हो रही है, मतलब कि ऑक्सीकारक में उसमें वृद्धि हो रही है इसके अंदर, तो क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। Pb+4 Pb+2 याद कर लो, Pb+4 Pb+2 अच्छा ऑक्सीकारक कौन होगा, Pb+4 होगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन ले लेगा फटाफट सामने से, Pb+2 में कन्वर्ट होगा, मतलब ये वाला तो सही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो सही है एकदम, ठीक है। HF HCl HBr HI अम्लता की शक्ति में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लता बढ़ती है। H2O H2S H2SE H2T P के मानों में वृद्धि गलत है, ये ऑर्डर नहीं होता है कभी भी, है ना, ये ऑर्डर उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि H2O जो है वो आपके सामने अम्लीय होता ही नहीं है ना, तो इसका मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, अगर इसका मान pK का मान कम हो गया मतलब कि तो अम्लीय हो गया, जबकि अम्लीय होता ही नहीं है। फिर H2S, फिर H2TE, सॉरी H2SE, फिर H2TE, ये होएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। इसको भी देख लेते हैं, अम्लीय चरण में वृद्धि सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, एकदम आसान है, बताओ सही है का, आगे बढ़े। ये भी 2022 का ही सवाल है, सस्ता सा क्वेश्चन है ना। अब जो आया है ये शायद ये 21 का है क्वेश्चन, चल, अम्ल की तीव्रता बढ़ती जाती है क्रम में, जैसे HF से बहुत बहुत ज्यादा हो गया HCl, बहुत बहुत ज्यादा हो गया HBr, बहुत बहुत ज्यादा हो गया HI, जी नहीं या जी हाँ, बोलो क्या बोलोगे फटाफट से, बोलो, ऐसा ही तो होता है, अभी तो बताया ना पहले मैंने कि भाई HF से पहले HCl बनाएगा, फिर क्या बनेगा HBr बनेगा, फिर HI बनेगा, एंड सो हम बढ़ते जाएंगे, तो पहला कथन तो ठीक है, ओके। जैसे तत्वों का आकार FCl Bri समूह में नीचे बढ़ता है, बंधन बल कम हो जाता है, इसलिए अम्ल की तीव्रता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है भाई। एक तो आप ओवरलैप करा रहे हो 1s को और 2s को, या 2p मान लो, है ना, तो ये तो इस तरीके का ओवरलैप है, लेकिन एक मैं तुम्हें बोलूं कि 1s और 5p को ओवरलैप करो, तो ये तो बेचारा इतना सही है, ये बेचारा इतना बड़ा है? तो अच्छा ओवरलैपिंग कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हुआ ना बजाय इस बॉन्ड के, तो जो बॉन्ड वीक हो जाएगा, जो बंद तुम्हारा वीक हो जाएगा, समझना इस बात को, जो बंद तुम्हारा वीक हो गया वहां से एस पर जल्दी निकलेगा, जहां से एस पर जल्दी निकलेगा उसकी अम्लता ज्यादा होगी, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, कथन एक कथन तो दोनों सही है, एकदम सिंपल, राइट, पक्का श्योर। ओ ये मजा आ गया, चल अगला सवाल। हाँ जी, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करो। CO2 का उपयोग आइसक्रीम और जमी भोजन के लिए रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, बोलो, तो नहीं, नाइट्रोजन का किया जाता है ना, पहला गलत है। C60 की संरचना में 12 6 कार्बन रिंग और 25 कार्बन रिंग होती है, नहीं गलत, बकमिश्रा-फुलिन की बात हो रही है यहाँ पर। ये अगला है जियोलाइट, ZSM5 एक प्रकार की जियोलाइट शराब को गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती है, जी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में, जिसमें पी ब्लॉक दिया हुआ है,
ठीक है। CO रंगहीन और गंधहीन गैस है, बिल्कुल सही है। साथ साथ ये उदासीन भी होती है, उदासीन प्रकृति की भी होती है, ध्यान रखना, ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो सी और डी केवल सही है, बाकी गलत है ना। सी और डी सही है, बाकी गलत है यहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। ये अब तुम्हारा काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, ये शायद 19 के आसपास का क्वेश्चन। गलत कथन बताना है आपको, तो सुनो। GE X4 X2 की तुलना में अधिक स्थिर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप वर्ग में ऊपर की तरफ होते हो ना, तो उच्च ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। जब आप वर्ग में ऊपर की तरफ होते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर उच्च ऑक्सीजन अवस्था की स्थायित्व घटता है, अक्रिय प्रभाव कारण बताया ना, +4 +2 वाला, सेम चीज ध्यान रखो, तो ये बात एकदम ठीक है ना। अगला, SnF4 आयनिक प्रकृति का है, जी बिल्कुल है, क्योंकि वो है आपके क्या सामने, क्या कहते हैं, धातु और अधातु का बंध है। SiCl4 आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अगर मैं इसमें 4H2 डाल दूं तो ये चुपचाप SiOH4 प्लस 4HCl बना देगा, सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एनसीईआरटी में विग्रह दे रखी है। इसके अलावा मैं बात करूं तो PbSO4 प्रकृति का है, तो नहीं, PbF4 जो होता है वो आयनिक होता है, क्योंकि फ्लोरीन जनरली किसी के भी साथ सामान्यतः सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। बोलो ध्यान रहेगा क्या, बोलो क्या ध्यान रहेगा क्या, पक्की बात। तो आखिरी सवाल आपके लिए है भैया मेरा, ये भी शायद 19 का ही सवाल, शायद लिख रहा हूँ, पता भी नहीं। कौन सी प्रजाति स्थिर नहीं है ये तुम्हें बताना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सिलिकॉन जो होता है वो केवल 4 तक रह सकता है, और +4 की अवस्था के बाद वो स्थायी ज्यादा नहीं रह पाता है, इसलिए SiCl6-2 बाकी बन सकते हैं, है ना। ये बन सकता है, SiF6 भी बन सकता है, GeCl6 भी बन सकता है, लेकिन Cl का आकार बहुत बड़ा होता है यहाँ पर, इस वजह से उसको साथ में रख नहीं पाता है, ठीक है सब। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें तो समझ में आ गई होंगी सारी की सारी, है ना। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, HW है, ये देखो, NH2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में भाग लेने में असमर्थता के कारण है कि, इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए HW है। जिसको भी इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए ये वाली, वो आपको रैंक प्लस ऐप पर मिल जाएगी, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए उसे, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, लॉगिन करो, वहां से आप एनरोल करो नीट क्रैश कोर्स के अंदर, नीट वन शॉट के अंदर आप एनरोल करो। एनरोल करने के बाद आपको ये PDF वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका HW है, वो खुद को करना है, देख लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है, 2017 का सवाल है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है नीट 17 का सवाल है आपके साथ, ठीक है सर। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। आई होप आपको P ब्लॉक क्लियर हो गया होगा, कौन कौन चीज़ों पर मेजर फोकस करना है वो आपको पता चल गया होगा। सिमिलरली आपको ये ध्यान रखना है कि NCERT तुम्हारे लिए रामबाण है, NCERT बहुत जरूर से पढ़ लेनी है, ठीक है बच्चों। आज तला विस्ता, फिर मिलते हैं अगली